Sure. Okay, so next lecture of periodic table. बच्चों हमने लास्ट टाइम कंप्लीट क्या किया था देख लो. वी हैड कंप्लीटेड द आइडिया ऑफ ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक ट्रेंड्स, राइट. हमने एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब ट्रेंड्स के बारे में बात की थी. वी हैव रिटन ऑल द ट्रेंड्स, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है इन ट्रेंड्स के बारे में. ऑल दैट वी हैव मेंशन्ड, है ना. लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, या टॉप टू बॉटम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ये लिखा था. खास करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इट वाज बिकमिंग मोर नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव, ये भी देखा था हमने. आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हमने देखी तो उसमें एक्सेप्शंस थे, याद है. और एक्सेप्शंस दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले थे कि बेरिलियम और बोरॉन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हम लोग देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं हो रहा है ना. बेरिलियम वाज मोर देन बोरॉन एंड नाइट्रोजन वाज मोर देन ऑक्सीजन. द रीजन वाज स्टेबिलिटी ऑफ देयर एस सबशेल्स. In boron, S subshell was completely filled, and in nitrogen it was the P subshell that was half filled, right? इनकी स्टेबिलिटी की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी, ये भी हमने देख लिया था डिटेल में. Now we come to the periodic trends in the chemical properties, right? केमिकल प्रॉपर्टीज की अभी बात करते हैं. चलो एक एक करके, जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी सारी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहला फंडामेंटल जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? The most fundamental chemical property of any element is its combining power. When you say combining power, मतलब क्या कि वो दूसरे एलिमेंट से कितना इफेक्टिवली रिएक्ट करेगा. तो कैन आई से टेक्निकली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स रिएक्टिविटी. बोलो हाँ कि ना. कोई चीज रिएक्टिव है. अभी आपको मैं अगर बोलूं कि सोडियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों मेटल में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? सोडियम और एल्यूमिनियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम के बर्तन में आपने खाना खाया है कभी? आपके घर पे होंगे ना, सबके घर पे देखा होंगे आपने. एल्यूमिनियम के वेसल्स अपन यूज करते हैं ना. तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम? सो सोडियम ऑब्वियसली, इसलिए आपने स्कूल में ये पढ़ा भी है हम लोग, और हमने भी यहाँ पर किया था कि सोडियम को केरोसिन के अंडर रखते हैं, हाईली रिएक्टिव है. वो रिएक्टिव क्यों है? That's the question. Why is it so reactive? Why is it so highly reactive? Because it wants to combine with another element. जैसे उसको क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन या किसी और हैलोजन वगैरह के साथ या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या करना है? कंपाउंड बना लेना है, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा. उसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है. इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्टेट अचीव कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा. करेक्ट है. तो ये उसका कंबाइनिंग पावर है. बेसिकली उसकी रिएक्टिविटी आपको पता चलती है ना बच्चों. अच्छा, रिएक्टिविटी तो एक बोलते ना कि एक टर्म हुआ जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितना इफेक्टिवली वो कंबाइन हो रहा है. बट क्वांटिटेटिवली उसको कैसे मेजर करो, क्वांटिटी में कैसे मेजर करो? तो क्वांटिटी में मेजर करने के लिए आपको चाहिए द आइडिया ऑफ वैलेंसी और वैलेंस. क्या है वैलेंसी या फिर वैलेंस? क्या है ये डेफिनेशन? अब आपने स्कूल, अगेन बेसिक लेवल पे अगर मैं देखूं तो आपने वैलेंसी को कैसे पढ़ा है? सब बच्चों को वैलेंसी जरूर याद होगी, स्कूल में रट्टा तो मारते ही हो आप. क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड इन ऑर्डर टू अचीव ऑक्टेट. सबने किया है ना ये, कि भाई वैलेंसी क्या होती है. अगर आपको कोई पूछता है तो आप बोलते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या लूज करने हैं या शेयर करने हैं ऑक्टेट अचीव करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको अपन वैलेंसी बोलते हैं. आप बोलोगे ठीक है, सही बात है. तो यहां पर वैलेंस और वैलेंसी थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देख लेना क्या फर्क है. वैलेंसी जो है, इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट द एटम कैन फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. वैलेंसी क्या है? कितने केमिकल बॉन्ड्स वो एटम फॉर्म करेगा मॉलिक्यूल बनाते वक्त, वो है वैलेंसी. इज इट इफेक्टिवली द सेम एज व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर? यस, इफेक्टिवली इट्स द सेम ओनली. वैलेंसी को हमने क्या बोला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू फॉर्म ऑक्टेट और टू अचीव ऑक्टेट. यस,
अब यहां पर आपको टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन क्या दिया देखो, आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर एटम। when it is forming a molecule, वो उसकी वैलेंसी है। ये और सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया ना आपका। कैसे? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है बच्चों। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐसा दिखता है सर, ये रहा स्ट्रक्चर देख लो H2SO4 का, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे बनाया, सबको दिख रहा है। सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए बच्चों? 1 2 3 4 5 6, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई? 6। सिंपल। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की वैलेंसी हो गई 6। क्या बात भेजे में गई आपके? एकदम सिंपल। यही अगर मुझे H2S में बनाना होता, किसमें? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की वैलेंसी कितनी है? तो हम बोलेंगे सर मेरे को 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की वैलेंसी 2 है। तो क्या वैलेंसी वेरिएबल हो सकती है? इससे ये साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि एक ही एटम की अलग अलग वैलेंसी हो सकती है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस, ऑब्वियसली, है ना। तो वैलेंसी वेरिएबल हो सकती है। इसका और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आ गया ना, अपने स्कूल में सबने किया हुआ है। अगर मैं FeCl2 और FeCl3 आपको बताऊं, याद है सबको? ये स्कूल में आपको ये पढ़ाया गया होगा। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इसका नाम क्या है? फेरस क्लोराइड, है ना बच्चों? और इसका नाम क्या है? फेरिक क्लोराइड। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आप खुद सोच लो। यहाँ पे आयन ने कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं? 2 क्लोरीन के साथ बनाए सर। यहाँ पे आयन ने कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हैं? 3 क्लोरीन के साथ बनाए हैं। तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी है 2 और यहाँ पे उसकी वैलेंसी है 3। करेक्ट। क्या हमें हर बार स्ट्रक्चर बना के चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये रहा ना 2 और 3, सिंपल है कि नहीं? तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट तो इजी है, बहुत बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाके समझ लो ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। सो यहां पर वैलेंसी का फंडा आ गया अपना, और वेरिएबल वैलेंसी भी होती है, ये भी पता चल गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फंडे पे कि वैलेंसी से जुड़ा हुआ, वैलेंसी से रिलेटेड और एक फंडा है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेजॉरिटी बच्चों के लिए ये नया टर्म है। वैलेंसी तो सबने सुना था, बेसिक है, पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं, टेक दिस, कंसीडर दिस एग्जांपल, ओके। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सबने पढ़ा। अब बोलोगे हाँ सही है। दिस कंटेन्स व्हाट? कंटेन्स Cu++ एंड SO4-, यानी कि कॉपर का 2+ वाला आयन और सल्फेट का 2- वाला आयन ये कंटेन करता है। करेक्ट है बच्चों? है ना? तो यहां पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है? तो आप बोलोगे इन दिस केस वैलेंसी ऑफ कॉपर कितनी है? बताओ। 2। वैलेंसी ऑफ कॉपर है 2। तो मैंने जब 2 लिखा तो मैंने उसके साथ में प्लस या माइनस ऐसा लिखा क्या? +2 या -2 ऐसा लिखा? नहीं, आई जस्ट रोट द नंबर 2, दैट्स इट। बट इफ आई वांट टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, क्या लिखना है मुझे? इन दिस केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर आई विल राइट +2। इसका मतलब क्या कि जब मैं उसकी वैलेंसी को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा तो वो इंडिकेट करेगा कि मैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इंडिकेट करता है? वो एक्चुअल चार्ज कैरी, जो
एटम जो है कंपाउंड के अंदर कितना एक्चुअल चार्ज कैरी कर रहा है, दैट इज व्हाट द ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट्स। तो यहां पर कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल में कॉपर +2 चार्ज कैरी कर रहा है, ऐसा आप इंडिकेट करोगे कैसे? बाय राइटिंग द प्लस साइन और द माइनस साइन। आई विल अंडरस्टैंडिंग दैट। सो वैलेंसी में साइन नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क समझ में आया? और अच्छे से समझो और डिटेल में समझो। अगर आपका ग्रुप 2 में लिखूं पीरियोडिक टेबल का सेकेंड रो, नॉट ग्रुप 2 सॉरी, सेकेंड रो में लिखूं पीरियोडिक टेबल का, सेकेंड रो कौन सा आपके पीरियोडिक टेबल का बताओ? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अग्रीड? नंबर सबको पता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। व्हाट अबाउट द वैलेंसी? चलो फटाफट बताओ। अच्छा वैलेंसी बताओ, चलो कितनी है? अब बोलो सर लिथियम की 1 है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना। ये तो आप लोगों को बहुत डिटेल में सिखाया मैंने। एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का मेटल एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 1 है। इसका कितना होगा? 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का वापस 3, 2, 1, 0। क्या समझ में आया वैलेंसी के बारे में? 1 2 3 4 3 2 1 0, ऐसा समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। अच्छा ये जो तीनों थे +1 2 3, ये 1 2 3 ये जो थे, ये गेन करेंगे कि लूज करेंगे? ये लूज करेंगे। ये जो 3 थे ये क्या करेंगे? गेन या लूज? ये गेन करेंगे। ये क्या करेगा? शेयर करेगा। और वो 0 वाला ये तो ना लूज ना गेन ना शेयर, नथिंग। बरोबर बात है? या ये तो सबको मालूम है बच्चों। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फंडे पे। अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। मैंने आपको बोल दिया लिथियम 1 फ्लोरीन भी 1, तो आपको कैसे समझेगा कि लिथियम गेन या लूज कर रहा है, फ्लोरीन गेन या लूज कर रहा है? नहीं समझेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने, चेक करो। दोनों की वैलेंसी की वैल्यू सही लिखी है, 1 1 है कि नहीं? पर अगर मैं ऐसे बोलूं लिथियम इज +1 एंड फ्लोरीन इज -1, डज दैट गिव यू अ बेटर इंडिकेशन? फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, पिछले सेशन में किया था हमने। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब वो बाहर से नेगेटिव चार्ज अपने पास ले रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो उसके ऊपर -1 चार्ज का गेन हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो इसलिए माइनस चार्ज से आपको तुरंत क्या पता चला? अच्छा उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। और +1 चार्ज से क्या पता चला? बोलो कि उसने इलेक्ट्रॉन, उसने नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो +1। तो इज इट अ बेटर इंडिकेशन नाउ? क्या आपको वो साइन देख के पता चलेगा कि वो गेन कर रहा है कि लूज कर रहा है? बोलो यस और नो। तो वैलेंसी के फंडे जब हम लोग देखते हैं ना, तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करना सीखो। अब वैलेंसी आप बोलोगे ठीक है, गेन लॉस दैट इज फाइन, पर उसको जब आप साइन लगाओगे पॉजिटिव या नेगेटिव का, तब आपको जो नंबर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करने का पर्टिकुलर एलिमेंट्स का, वो अभी रेडॉक्स चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये हमने समझ लिया। क्या? विद साइन। ठीक है ना। वैलेंस में कोई साइन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन होता है। कैसे होता है पता चलता है भाई? जिसने लूज किया था वो पॉजिटिव, जिसने गेन किया था वो नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर हो गई? हमने कॉपर का एक एग्जांपल भी देख लिया है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जैसा रेडॉक्स चैप्टर में और डिटेल में बात होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, जब वैलेंसी की बात की तो वो मैंने बताया ना क्वांटिटेटिवली हो ना, कितने एटम्स रिएक्ट करेंगे, कितने एटम्स मॉलिक्यूल में पार्ट लेंगे। जैसे आपको वाटर मॉलिक्यूल बोला H2O, तो आपको पता है अच्छा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम साथ में आएगा तब बॉन्ड बनेगा। तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता चल रहे हैं, क्वांटिटेटिव है। केमिकल रिएक्टिविटी है ना, ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना कम रिएक्टिव है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो जाता है।
ठीक है बच्चों, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है? पहली बात तो वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेंड, तो अभी ऑलरेडी बता दिया आपको वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेंड कैसा होता है। अगर हम देखें वैलेंसी का पीरियोडिक ट्रेंड, ये तो बहुत ही इजी है। कैसे? टॉप टू बॉटम डज द वैलेंसी चेंज? जरा दिमाग लगा के मुझे बताना, डज इट चेंज? टॉप टू बॉटम, कैन इट चेंज? नो, व्हाई? इट रिमेन्स सेम इन द ग्रुप। ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 में सारे एलिमेंट की वैलेंसी 2, ग्रुप 13 में सारे एलिमेंट की वैलेंसी 3, ग्रुप 14 में सारे एलिमेंट की वैलेंसी 4। ऐसा बरोबर है? ग्रुप 0 ग्रुप नोबल गैस वाला 18 ग्रुप में सबकी वैलेंसी 0, बोलो हाँ कि ना। तो टॉप टू बॉटम कोई ट्रेंड में चेंज आया? नहीं आया। बट व्हाट हैपेंस लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट में काय होतो सांगा? क्या होता है लेफ्ट टू राइट में? लेफ्ट टू राइट में इट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, then decreases from 4 to 0, है ना? ये प्रूव करके दिखाया। नहीं याद है तो फिर से देख लो। ग्रुप, आप कोई भी सेकेंड रो ले लो पीरियोडिक टेबल का, थर्ड रो ले लो, सेकेंड रो थर्ड रो करके देखो। चलो धड़ाधड़ करेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। राइट? लिथियम का भी 1, सोडियम का भी 1, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि ये ग्रुप 1 था तो इनकी वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप 14 की वैलेंसी 4, ग्रुप 15 की वैलेंसी 3, ग्रुप 16 की वैलेंसी 2, ग्रुप 17 की वैलेंसी 1 और ग्रुप 18 की वैलेंसी 0। तो क्या ये हेंस प्रूव हुआ कि लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 पहले बढ़ा, फिर 4 3 2 1, यानी कि 3 2 1 0, फिर कम हो गया लेफ्ट टू राइट? बोलो यस सर। पर एक ग्रुप में लिथियम सोडियम को देखूं या कार्बन सिलिकॉन को देखूं, टॉप टू बॉटम तो सेम रही, हेंस प्रूव। बस यही तो जानना था आपको। चेक कर लो, मार्क करते हैं। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इज यूजुअली इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और द डिफरेंस बिटवीन 8 एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर लेफ्ट साइड पे तो डायरेक्टली जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही वैलेंसी होगी, और राइट साइड पे तो 8 में से माइनस करके देखने का। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको झक मारने के लिए थोड़ी सिखाया है, इसलिए सिखाया ना इतना डिटेल में। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, तो उसकी वैलेंसी आप कैसे कैलकुलेट करके बताते हो? बताओ जल्दी। आप बोलोगे सर 8 में से 5 माइनस करो, उसकी वैलेंसी 3 है। समझ में आ रही बात? क्योंकि उसको ऑक्टेट के लिए 3 और चाहिए। यस, ठीक उस तरह से आपको करना है। तो यहां पर वेरिएशन मैंने आपको लिख के दे दिया, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट फंडा है हमारा मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। क्या है नेक्स्ट फंडा? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। तो अगेन इसमें थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगाना है ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। याद करो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? राइट? तो अपन ने ये बोला था कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। आप बोलोगे सही है, सबने बोला हाँ करेक्ट। तो इससे मेटालिक कैरेक्टर का क्या लेना देना? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। क्या मैं बोल सकता हूं मेटल्स के लिए इट इज ईजियर टू लूज एंड नॉन मेटल्स के लिए इट इज ईजियर टू गेन? है कि नहीं बच्चों?
मेटल्स चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें और नॉन मेटल चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को गेन करें। तो आप सोचो, ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रॉन लूज करना और आसान हो रहा है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन लूज करना और इजी हो रहा है, आसान हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम आते वक्त मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ रहा है, ऐसा बोलूं क्या? हाँ, तो आपको रट्टा नहीं मारना है। आपने जो, मैंने आपको 4 बेसिक चीजें सिखाई ना, मैंने आपको पहले भी कहा था ही, आप वो 4 बेसिक चीजें अगर आपने सीख ली, कौन सी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 5, मतलब एटॉमिक आयोनिक को एक ही मान लो। अगर ये 4 आपने ढंग से सीख लिया, आप सारे बाकी प्रिडिक्ट कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ। आप बोलोगे सर टॉप टू बॉटम इजी हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन छोड़ना, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एकदम सही, बहुत इजी है ना। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन छोड़ना मोर एंड मोर डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। और अगर मेटालिक कैरेक्टर ऐसे ऊपर से नीचे बढ़ रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऐसे जा रहा है, तो डायगोनली क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, डायगोनल में क्या आएंगे? मेटालॉइड्स आएंगे बीच में। यस, है कि नहीं? बस यही तो समझना था। सबको इजीली समझ में आ गया ये मैंने क्या बोला? अगर हम देखें मेटल्स का फंडा क्या है, तो मेटल्स आपके लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे मिलते हैं, नॉन मेटल्स आपके राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे मिलते हैं। और मेटलॉइड्स का काफी इंपॉर्टेंट है कि ये एक जिगजैग लाइन में आते हैं, सेपरेटिंग द टू। डायगोनली ऐसी जिगजैग लाइन आपको मिलेगी पीरियोडिक टेबल पे, सेपरेटिंग द टू। मेटल्स के कैरेक्टर्स एवरीबडी नोज, एवरीबडी लर्न, रट्टा मारोड इन स्कूल ना। क्या? गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स में पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह। बट एक्सेप्शंस आर देयर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सेप्शंस। विच इज द ओनली और विच इज द नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? सारे नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हो तो ठीक है, पर ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कौन सा? ग्रेफाइट। तो कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन का विच फॉर्म? कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म है ना। कार्बन बेसिकली ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी even though it is a non-metal। ठीक है। और मेटल्स के बारे में क्या है? मेटल्स का जनरली बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना, एक्सेप्ट 2। कौन से? गैलियम एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, बट गैलियम जनरली आप कंसिडर करते हो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है ना। और टंगस्टन जो है वो बहुत हाई वाला होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। खैर, तो ये कैसे एक्सप्लेन किया ये लोग ने? इनकी जो प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट, राइट? The tendency to lose valence electrons increases down the group, hence metallic character increases down the group। तो आपको अगर मैं पूछूं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डाल दूं कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में से सबसे ज्यादा मेटालिक कौन? तो आप बोलोगे रुबिडियम ज्यादा मेटालिक। तो क्या लिथियम मेटल नहीं है? अरे है, लेकिन रुबिडियम उससे ज्यादा मेटालिक है। समझ में आ रही बात? वैसे अगर मैं बोलूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे हाईली नॉन मेटालिक कौन? फ्लोरीन। सबसे लीस्ट नॉन मेटालिक कौन? आयोडीन। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। यस। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? मेटालॉइड्स होते हैं इनके बीच में, मेटल नॉन मेटल के बीच में, है ना। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाते हो डिक्रीज भी होता है ऑफ कोर्स। एंड उल्टा करोगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेम थिंग है ना, कोई फंडा उसका कोई ये नया नहीं, सेम चीज है। व्हाट आई ऑल्सो वांट यू ऑल टू नोट इज द लिस्ट ऑफ मेटालॉइड्स।
कम टू पेज नंबर 96 ऑफ योर बुक, आई एम नॉट रोटेटिंग द पेज, ठीक है, पेज 96। ये जो ग्रीन बॉक्सेस में है ना बीच में, ये क्या है आपके, ये मेटलॉइड्स है। ये पहले बताया हुआ है तो एक बार रिवाइज कर लो। जो ग्रीन बॉक्सेस में है ये बीच में डायगोनल लाइन पे, यहां पे आपको दिख रहा है ऐसे डायगोनल लाइन पे, ये है आपके मेटलॉइड्स। खास करके इसमें इंपॉर्टेंट वाले कौन से, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी टेलुरियम, पोलोनियम के बारे में इतना कोई पूछेगा नहीं आपको, ठीक है, बट ये जो बीच के चार आपको दिख रहे हैं, ये आगे आपको फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाले हैं। मेटलॉइड्स, सेमीकंडक्टर्स, पूरे पूरे चैप्टर डेडिकेटेड हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स। केमिकल रिएक्टिविटी, तो ये क्या करता है भाई, केमिकल रिएक्टिविटी जो है, ये कोई भी एक एलिमेंट जो है वो क्या करता है, ये एटम जो भी है वो क्या करता है, वो नियरेस्ट नोबल गैस यानी नियरेस्ट इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है बाय आइदर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। यस, ये पूरे लाइफ का, जैसे तुम्हारे लाइफ का फंडा क्या है, क्यों तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्यों साइंस लेके अपनी जान दे रहे हो, या? तुम भी ले सकते थे आर्ट्स कॉमर्स, चिल मार सकते थे, लेकिन तुमको कुछ करना है ना, लाइफ में कुछ बनना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आर्ट्स कॉमर्स वाले कुछ बनते नहीं है, नहीं तो फिर बच्चे भड़क जाएंगे, सर मेरी गर्लफ्रेंड ने आर्ट्स लिया, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलेंगे। हाँ, तो तुमको चाहिए कि तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है, तुम सेटल हो जाओ लाइफ में, सेट हो जाओ, ठीक है। वही वैसे यहाँ पर एटम्स का अचीवमेंट क्या है, मतलब एम क्या है कि भाई हम बस किसी तरह कहाँ पहुँच जाए, नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के पास। अगर मैं सोडियम हूँ तो मेरे को मन है कि मैं नियॉन जैसा बनूँ, है ना। अगर मैं क्लोरीन हूँ तो मेरे को मन है कि मैं आर्गॉन जैसा बनूँ। बस यही पूरी उनकी भागदौड़ है। और ये भागदौड़ में वो क्या करते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट्स को पकड़ पकड़ के उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उनके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। क्यों? सो दैट दे फील सेटल्ड, सो दैट दे फील दैट ओके नाउ वी हैव अचीव्ड द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। इज इट ट्रू, यस और नो? है ना। तो यहां पर होगा क्या कि भाई अगर वो इनर्ट गैस से प्रीसीडिंग जस्ट पहले हैं तो वो गेन करेंगे, और इनर्ट गैस के बाद आ रहे हैं तो वो लूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी नियॉन के बाद सोडियम आ रहा है तो सोचेगा चल एक लूज करके मैं पीछे वाला जो मेरा नजदीक था नियॉन, मैं नंबर 11 हूं, 10 पे चला जाऊंगा। लेकिन अगर क्लोरीन है तो वो सोचेगा मैं 17 हूं, मैं गेन करके ऐसे पहुंच जाता हूं। तो गेन या लॉस के लिए बहुत इजी तरीका है हमको ये देखना है कि वो इनर्ट गैस से कितना नजदीक है। अगेन दिस ब्रिंग्स मी बैक टू माय पॉइंट, मैंने आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है पूरे पूरे ग्रुप्स को लर्न कैसे करना है। अगर आपको नाम ही याद नहीं है तो फिर इसको पढ़ना छोड़ दो, फिर आप कुछ नहीं आगे कर पाओगे। इसको आप फिर पढ़ ही नहीं पाओगे, इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर को, इसको छोड़ दो फिर। क्योंकि अगर आपको नाम याद नहीं करने हैं या उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी है तो गड़बड़ है ना। तो नाम याद कर लो, बाकी आपके लिए इजीली आपको जज करते आएगा कि कौन गेन करने वाला है, कौन लूज करने वाला है। तो ये जो केमिकल रिएक्टिविटी है ये कैसे डिसाइड होगी, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यूज पे डिसाइड होगी। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड कर रही थी, विच आर डिसाइडेड बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज। तो घूम फिर के हमने जो फंडामेंटल दो फिनोमिना देखे थे याद है, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्टार्ट में वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। तुमको जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट से चार चीजें समझ में आई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज और एटॉमिक आयोनिक साइज वगैरह, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उससे आप लोगों को क्या समझ में आया, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर समझ में आया सर, केमिकल रिएक्टिविटी समझ में आ गई है कि नहीं, गेन करेगा कि लूज करेगा ये समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये भी समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू वन अनदर। यस बच्चों, so ionization enthalpy is least या smallest for the element of the extreme left in a period, whereas electron gain enthalpy is most negative for the second last element। क्यों second last? क्योंकि हैलोजन तक है, हमने एक्सेप्शन ऑलरेडी किया था ना, इनर्ट गैस के लिए पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, बोला भी था ये मैंने आपको, ठीक है। तो वो चीज वापस जाके एक बार रिवाइज करना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट। So apart from metallic and non-metallic character, chemical reactivity can also be shown by comparing their reactions to form oxides with oxygen।
जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना देगा उसको हम लोग रिएक्टिव मानेंगे। बहुत इजी फंडा है। अगर आपको प्रॉपर्टीज के झमेले में नहीं फंसना है, यू डोंट वांट टू गेट कॉट अप इन द आइडिया ऑफ कि ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये नंबर वंबर, ये सब में नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, आपने एलिमेंट लिया, आपने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कितना इजीली वो रिएक्ट कर रहा है, कितना विगरसली समझते हो, कितनी एनर्जी के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो आपको इंडिकेट करेगा कि वो हाईली रिएक्टिव है या नहीं। जैसे सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है, वायलेंट विगरस रिएक्शन, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसीलिए जो रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना वो लेफ्ट साइड में, कैसे, जैसे कि अल्कली मेटल्स, दे रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। करेक्ट बच्चों? और जो राइट साइड वाले हैं, दैट इज हैलोजेंस, वो भी रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, राइट। पर यहां पर कैच ये है, देखना कैच क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स will form bases with water। आपने एक मेटल लिया, आपने मेटल का ऑक्साइड बनाया, और वो मेटल का ऑक्साइड जब आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा सॉरी तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा बच्चों, एसिडिक या बेसिक? मेटल्स विल ऑलवेज फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एग्जाम्पल क्या था? आप बोलोगे सर हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं यार, NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, क्या ये सब मेटल के ही कंपाउंड्स हैं, मेटल्स के कंपाउंड्स हैं, यस और नो? आप बोलोगे हाँ सर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है ना, मेटल्स के कंपाउंड्स हैं। तो क्या ये सारे बेसिस हैं? हाँ, सारे बेसिक है, सबके सब बेसिक है। आप बोलोगे सही है, लेकिन यही अगर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होता तो बताओ, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स होता तो ये एसिड्स बनाएंगे। एवरीबॉडी अग्रीज? बोलो हाँ कि ना, एसिड्स विद H2। तो जो बीच में रहेंगे वो क्या करेंगे? वो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स बनाएंगे, जो एसिड भी है और एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, या तो न्यूट्रल या तो एम्फोटेरिक। न्यूट्रल मतलब वो दोनों रिएक्शन नहीं देते, ना एसिड के ना बेस के, और एम्फोटेरिक मतलब दोनों के दे सकते। अभी बायो वाले स्टूडेंट को ये बहुत अच्छे से समझेगा। बायो वाले बच्चों, एम्फीबियन मतलब क्या बोला था अपन ने? मैंने आपको ब्रायोफाइटा भी पढ़ाया है। एम्फीबियन का मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। वैसे यहाँ पे एम्फोटेरिक बोलूंगा तो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। क्या ये दिमाग में इजीली जाएगी बात? ठीक है, देखो बायो और केम के बहुत रिश्ते, अटूट रिश्ते हैं एकदम। इफ यू अंडरस्टैंड वन, यू अंडरस्टैंड द अदर। HCl, H2SO4, HNO3, ये आपके पॉपुलर एसिड्स है ना बच्चों, सबने पढ़े हैं आपने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो इसमें आप? जैसे यहाँ पे आपने मेटल्स ऑब्जर्व किए थे, क्या यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स ऑब्जर्व कर पा रहे हो? नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, यस। तो बस यही तो है कि नहीं? और आपको मैं एक दे रहा हूं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। कैसे? ट्रिक टू रिमेंबर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक क्या थे याद करो, क्या बोला था मैंने? एम्फोटेरिक क्या है? जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ काम करते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे? तो आप बोलेंगे एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? इजी। सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ऐसे याद रखेंगे, इजी। SB दैट इज एंटीमनी, Zn यानी कि जिंक, AS यानी कि आर्सेनिक,
SN यानी कि टिन, PB यानी कि लेड और AL यानी कि एल्यूमिनियम। कैसे याद रखेंगे? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। इजी, राइट? ये है आपके क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाने वाले एलिमेंट्स। खास करके ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एल्यूमिनियम। वो आपको बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार पूछेगा। Al2O3, क्योंकि मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है बच्चों, तो आपके दिमाग में रहेगा कि एल्यूमिनियम क्या बनाना चाहिए? बेस। ऐसा सोच के जाओगे आप, है कि नहीं? लेकिन वो ट्रिक क्वेश्चन डाल देगा आपको। एक्चुअली एल्यूमिनियम क्या है? बेसिक है क्या? नहीं, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है। तो ये आपको बहुत ही पॉपुलर MCQ क्वेश्चन है आपके नीट, JEE, CET हर एग्जाम। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ये ध्यान से देखना। इवन जिंक भी मेटल है। देखो ये सारे वैसे तो ज्यादा करके ये मेटल है ना, लेड मेटल है, जिंक मेटल है, टिन मेटल है, पर इनकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की गई ड्यूरिंग देयर केमिकल रिएक्शंस और पता चला कि अच्छा ये सिर्फ बेसिक नहीं बनाते, इनकी टेंडेंसी एक्चुअली एम्फोटेरिक बनाने की। क्लियर बात? तो जनरल ट्रेंड आपको पता है, जैसे मेटल से बेसिक और नॉन मेटल से एसिडिक, ये तो ठीक है, पर यहां पर फंडा क्या है कि भाई आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स याद कर लेने जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत पुरानी ट्रिक है, ये बहुत पॉपुलर है। ये सबसे इजी तरीका है इसको याद करने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ आर वी गोइंग टू राइट द फॉर्मूले फॉर अ गिवन कंपाउंड? नाउ दिस इज समथिंग रियली सिंपल, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि क्लास 11-12 के लेवल पे, इवन एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पे आके भी बहुत से बच्चे जिनको बेसिक फॉर्मूले लिखने नहीं आते। जैसे कि आपने स्कूल में क्या किया कि कुछ फॉर्मूले ऐसे रट लिए, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जो भी है रटे हुए बच्चों। लेकिन उठा के कोई ऐसे रैंडमली आपको बोले कि भाई ये दो एलिमेंट है, इनका कॉम्बिनेशन है, आप बताओ इनका फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चे थोड़ा सा चकरा जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ आर्सेनिक और सोडियम का आपको क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है ना, रैंडम। आपने कभी आर्सेनिक और सोडियम का कोई कंपाउंड नहीं बनाया आज तक, आपको कंपाउंड बनाना, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ऐसे उठा के पूछ लिया किसी ने, या आपको पूछ लिया अच्छा बताओ नाइट्रोजन और कैल्शियम, या आपको कोई बोल दे अच्छा क्लोरीन ले लो, समझो कि क्लोरीन ले लिया और ऑक्सीजन लिया, क्लोरीन और ऑक्सीजन का बनाओ, चलो ऐसे बना के दिखाओ क्लोरीन और ऑक्सीजन का। तो आपको रैंडम कोई भी एलिमेंट्स दे दिए तो आपको उसके कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कैसे बनाएंगे? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले फॉर कंपाउंड्स। आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप सीख सकते हो एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलो। जैसे मैंने आपको बोला कैल्शियम एंड नाइट्रोजन का आपको बनाने का कंपाउंड, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन का कैसे बनाएंगे बच्चों? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये दोनों में से पहले ये जज करोगे आप, स्टेप वाइज बताता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा। ये दोनों में से पहले जज करोगे पॉजिटिव कौन बनेगा, नेगेटिव कौन बनेगा। कौन बनेगा पॉजिटिव, कौन बनेगा नेगेटिव? पॉजिटिव कैल्शियम, नाइट्रोजन नेगेटिव। क्यों भाई? क्योंकि कैल्शियम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल का है, मेटल है, ग्रुप 2 का है, सब चीजें पता है। तो जो पॉजिटिव बनेगा उसको आप लेफ्ट पे लिखोगे, जो नेगेटिव बनेगा उसको आप राइट पे लिखोगे। क्या ये क्लियर है? पहले पॉजिटिव वाला, बाद में नेगेटिव वाला। क्लियर, एकदम इजी, कोई टेंशन। ठीक है, अब जो इनकी वैलेंसीज आपको मालूम है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वैलेंसी तो 2 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन आता है, बताया था, प्लस माइनस। वैलेंसी में साइन नहीं आता, तो वैलेंसी कितनी है? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी लिख दो। कैल्शियम की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे लिख दो। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी थी? 3, Ca3N2 बन गया। ये लो फॉर्मूला, इजी। इससे आसान क्या होगा? समझ रहे हो? बोलो हाँ कि ना।
है ना। अब जैसे तुमको स्कूल में वाटर, तुम पहले दिन स्कूल गए, तुमको पढ़ा दिया वाटर इज H2O, तुमने पढ़ लिया हाँ वाटर इज H2O। अरे भाई देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम फंडे से बना है कि नहीं, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्योंकि लेफ्ट साइड पे था, ऑक्सीजन नेगेटिव क्योंकि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में आता है। हाइड्रोजन का नंबर 1 और ऑक्सीजन का 2, H2O ऐसे बना। बहुत सारे बच्चे देखते अरे हाँ अच्छा ऐसा बना था, ऐसे बना था, हमको तो पता ही नहीं था, राइट। हुआ होगा कुछ लोगों के साथ ऐसा। सपोज तुमको मैंने दे दिया क्लोरीन, ठीक है, मैंने दे दिया क्या, क्लोरीन दे दिया और बोला उसको कंबाइन कर लो ऑक्सीजन के साथ। मजेदार, क्लोरीन और ऑक्सीजन में पॉजिटिव कौन बनेगा, नेगेटिव कौन बनेगा। याद करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, मैंने टेबल में मार्किंग भी दी है। तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है कि क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, हाँ, तो क्लोरीन लेफ्ट साइड पे आएगा और ऑक्सीजन राइट साइड पे आएगा। आप बोलोगे हाँ एकदम सही है, ऑक्सीजन का नंबर 2, क्लोरीन का 1, Cl2O, एकदम। अरे यार ये तो बहुत इजी हो गया, ऐसे बनता है, हाँ ऐसे ही बनता है, तुमको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब तुमको कोई पूछे आयन और ऑक्सीजन, बताओ जल्दी। ऑक्सीजन का बार बार क्यों लिख रहा हूं, ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे हाईएस्ट अबंडेंस में पाया जाने वाला एलिमेंट है। 46.6% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, और हर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। इनफैक्ट हमने पॉइंट मार्क भी किया, अगर आपको याद हो तो, केमिकल रिएक्टिविटी कैसे बतानी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देख लो, है कि नहीं। तो हर दूसरा एलिमेंट आपको ऑक्साइड बनाता हुआ मिलेगा बच्चों। चलो जल्दी बताओ, आयन क्योंकि मेटल है तो लेफ्ट साइड पे, ऑक्सीजन नॉन मेटल है राइट साइड, ठीक है। आयन की वैलेंसी कितनी है 2, ऑक्सीजन की कितनी है 2। अगर मैं 2 और 2 ऐसे लिख दूं तो FeO, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, तो FeO हो जाएगा। लेकिन आयन की वैलेंसी वेरिएबल भी थी, मैंने ये बताया है आप लोगों को, आयन की वेरिएबल वैलेंसी भी हो सकती है, Fe2O3 भी हो सकता था। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, कि क्रॉस में लिखना है, ऑक्सीजन की 2 आयन की 3, तो इसलिए Fe2O3। तो आयन और ऑक्सीजन के 2 अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे हाँ सर। देखो कार्बन और ऑक्सीजन का देख लो जरा फंडा, C&O, कार्बन ऑक्सीजन। आप बोलोगे कार्बन लेफ्ट पे आएगा, ऑक्सीजन राइट पे आएगा, बरोबर है। कार्बन का कितना होता है नॉर्मली 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 2, कैंसिल करो, 1 1 जा 2 जा, क्या बना, बोले अरे वाह CO2 बन गया। यस, क्या एक भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी रैंडम एलिमेंट दिया रहेगा, आप उसका इजीली बना पाओगे। जैसे कि उन्होंने आपको यहां पे एग्जांपल में दिया हुआ है बच्चों, आपको एग्जांपल में दिया जर्मेनियम सल्फर जर्मेनियम ब्रोमीन, ठीक है। तो जर्मेनियम ग्रुप 14, अगर आपको पोजीशन नहीं पता, कहें सीता जी सुनो प्रभु, करवाया ना कार्बन फैमिली, तो ग्रुप 14 में आता है जर्मेनियम, ग्रुप 16 में सल्फर, ग्रुप 17 में ब्रोमीन। तो जर्मेनियम और सल्फर के बीच में देखो 4 और 2, सेम जो मैंने सिखाया वही लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देख सकते हो, 2 और 4 को कैंसिल किया, GeS2। बोलो यस और नो, सेम लॉजिक कि नहीं? सेम वे ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जर्मेनियम, तो जर्मेनियम लेफ्ट पे, ब्रोमीन राइट पे, जर्मेनियम का 1, ब्रोमीन का जर्मेनियम का 4, ब्रोमीन का 1, यानी कि GeBr4 becomes your formula. Easy. कार्बन की वैलेंसी 2 नहीं है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला जो है ना, ये एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है देखो, GeBr4, एम्पेरिकल भी सेम, क्योंकि 1 और 4 कैंसिल आउट नहीं कर रहे। जब अपन कैंसिल आउट करके छोटा नंबर करते हैं तो उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। देखो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने, Ge2S4। एम्पेरिकल क्या बनाया, जब कैंसिल आउट करके जब स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेशियो निकाला तो उसको क्या बोला, GeS2। क्या ये बात समझ में आई?
अगेन इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में करने वाले हैं कि नॉर्मल फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है, उसके ऊपर पूरे पूरे न्यूमेरिकल्स भी अपने, ठीक है। तो यहां पर अपना फंडा खत्म हो जाता है आपका पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें जो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके एमसीक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको टेस्ट करेंगे। तो आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस एटलीस्ट दिस वन, ये ना क्वेश्चन 4, ये आज का आज इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से एक बार रीडिंग करने का और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इसके 4th वाले के सब क्वेश्चन के सारे प्रैक्टिस करने। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बैठ के इनके डेफिनेशंस और ये सब चीज़ों को रट्टा मारो, कुछ नहीं, सिर्फ पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रीड कर लो, गो थ्रू कर लो, और जितने भी ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना उनको एक बार अच्छे से सॉल्व करो तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैंने आपको ये करवाया हुआ लेक्चर में, प्रैक्टिस करवाया, याद है सबको कैसे करना था अपने को। Na+ और Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, Na में 11 है, तो ये नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑब्वियसली, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है कि नहीं। Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Al3+ में 10 है, Be3+ में, अभी Be3+ में कितने हैं बताओ। एल्यूमिनियम में देयर आर 10 एंड बोरॉन में एक्चुअली 5 थे, उसमें से 3+ यानी कि 3 चले गए, तो अभी कितने बचे 2। तो सर आंसर तो सी होना चाहिए, लेकिन दोनों में आउटर मोस्ट शेल में कितने, एक में 8 है और एक में 2 है ना। देखो फंडा ये है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आप लोग बोलते हो कि भाई एग्जैक्ट नंबर सेम होना चाहिए, पहली बात तो है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज मैंने आपको दे दिया Al3+ और Ga3+ है ना, गैलियम Ga3+, तो ये दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है ना तो उसको भी कई केसेस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये किया जाता है, क्या कंसिडर। बट यहाँ पर तो ऑब्वियसली 10 and 2, मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं ना, एल्यूमिनियम 3+ और बोरॉन 3+, 10 and 2, इसके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं, राइट। तो ए और सी दोनों आंसर हो सकता है। तो ऐसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, 15, 3, 12, 6, 14, 9, 17, देख लो 7 और 15 किसके किसके नंबर है बताओ। 7 है नाइट्रोजन, 15 है फॉस्फोरस। ये आपको तुरंत पिकअप होना चाहिए ऐसे सेकेंड्स में, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब चैप्टर की आपकी रीडिंग सही नहीं हुई है। क्या ये बात समझ में आ रही है। 3 and 12 दिस इज लिथियम एंड मैग्नीशियम, 6 and 14 कार्बन एंड सिलिकॉन, 9 and 17 फ्लोरीन एंड क्लोरीन। कौन है इसमें से एस ब्लॉक, बी लिथियम मैग्नीशियम। कुछ बच्चे अभी भी ये स्क्रीन को देख के अगर लॉस्ट फील कर रहे हैं तो उनको अंदर से रियलाइजेशन होना जरूरी है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, हमने रीड ही नहीं किया, हमने सिर्फ सर आते बोलते हम सुनते हम हो गया, सर की शक्ल देख के हमको लगता हमारी पढ़ाई हो गई है ना। मेरी शक्ल पे आईआईटी की एग्जाम नहीं होने वाली है, एग्जाम हॉल में होगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज प्रैक्टिस करना शुरू कर लो फटाफट। चलो देखिए, जैसे कि ये वाला मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस जरूर करने, नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू आउट एंड आई विल सॉल्व द डाउट्स। हैलोजन किस में आते हैं, तो आप बोलोगे सर ग्रुप 17 में। ये सब बहुत ही इजीली और बहुत ही टॉप ऑफ द हेड आंसर्स आने चाहिए आपको। ये तो क्योंकि स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यार। अभी तो आपको जब मैं नीट के क्वेश्चन, सीईटी के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन कराऊंगा तो इससे 1000 गुना टफ आने वाले। अगर आपको यही नहीं आते तो फिर उसके आगे फिर बड़ी बड़ी बातें मत करना आके, पहले ही बता रहा हूँ कि सर मेरे को यहाँ जाना है, जेई करना है, सीईटी करना है, नीट करना है, कुछ नहीं होने वाला। पहले ये चीज़ पहले क्लियर कर लो, लेवल वाइज जाओ, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करो, तब पढ़ाई का मतलब है। अदरवाइज आप अपना और अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहे हो, और मेरा भी, ठीक है। तो ज़्यादा 30 मार खान नहीं बनना है,
जितना बताया जा रहा है उतना पहले सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। तो आज क्या करेंगे, सबसे पहले सारी मार्किंग की, जो जो मैं बताते गया सारी मार्किंग की, टेक्स्ट बुक में जो जो मैंने लिखा सबने लिखा, लिख के आज का आज इसको रीड करके वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और खुद से ऑनेस्ट रहना है कि हाँ यार मेरे को ये बेसिक भी नहीं आ रहा है, सो आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू रीड द चैप्टर लाइक 3-4 टाइम्स अगेन. Only then, once I'm confident with this, then I will talk about solving MCQs and entrance exam and all that. Right? मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, I'm going very basic and then going higher level. Right? तो प्लीज आप भी उसी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चालू कर दो. इट्स हाई टाइम. ओके, लेट्स एंड दिस.